नमस्ते। आज हम भारत की न्याय व्यवस्था के दो सबसे बड़े स्तंभों यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। असल में यही वो पिलर्स हैं जिन पर हमारे लोकतंत्र का पूरा भरोसा टिका हुआ है। कभी ये सोचा है कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों मतलब फंडामेंटल राइट्स को कोई छीनने की कोशिश करे तो असल में होता क्या है? ये ख्याल ही थोड़ा सा डरावना है ना? खैर, अच्छी बात यह है कि हमारे संविधान ने इसका पूरा इंतजाम किया हुआ है और इसका जवाब हमारी न्यायपालिका के पास ही है। तो ये रहा हमारे आज के सफर का एक छोटा सा रोड मैप। हम सबसे पहले समझेंगे कि अदालतें संविधान की गार्डियन कैसे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बारीकियों में जाएंगे। इसके बाद देखेंगे कि ये हम नागरिकों के लिए न्याय कैसे सुनिश्चित करती हैं, और आखिर में न्यायपालिका की असली शक्ति और उसके सामने जो चुनौतियां हैं उन पर भी बात करेंगे। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहला पड़ाव, संविधान का रक्षक, और ये समझना कि भारत का जो पूरा जुडिशियल सिस्टम है वो आखिर काम कैसे करता है। भारत का जो न्यायिक ढांचा है ना, वो एक पिरामिड की तरह है। सबसे ऊपर यानी शिखर पर है सुप्रीम कोर्ट, जो पूरे देश के लिए है। इसके ठीक नीचे हर राज्य के लेवल पर हाई कोर्ट्स हैं, और फिर जमीनी स्तर पर आते हैं जिला और बाकी निचली अदालतें। ये पूरा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि कानून पूरे देश में एक ही तरह से लागू हो। अब चलिए इस पिरामिड के बिल्कुल टॉप पर चलते हैं और बात करते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय की, जो देश की सबसे बड़ी और सबसे अहम अदालत है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं। इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई और उनके साथ 33 और जज होते हैं, मतलब कुल 34 जज। और यहाँ जज 65 साल की उम्र तक काम करते हैं, जो इस संस्था के अनुभव और विशेषज्ञता के लेवल को दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट से अब हम न्यायिक सीढ़ी के अगले पायदान पर उतरते हैं, राज्यों में मौजूद हाई कोर्ट्स। ये अपने अपने राज्य में न्याय के प्रहरी यानी गार्डियंस की तरह काम करते हैं। तो सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मुख्य अंतर क्या है। देखिए, ये बहुत सीधा है। सुप्रीम कोर्ट नेशनल लेवल पर काम करता है, जबकि हाई कोर्ट राज्यों पर फोकस्ड होते हैं। रिट जारी करने की पावर जो बहुत अहम है वो दोनों के पास है, लेकिन अलग अलग संवैधानिक आर्टिकल्स के तहत। और हाँ, रिटायरमेंट के उम्र में भी फर्क है। सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 साल और हाई कोर्ट के लिए 62 साल। तो मतलब निचोड़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र पूरे भारत पर है, जबकि हाई कोर्ट का दायरा किसी एक राज्य या कुछ राज्यों के समूह तक ही होता है। यही उनके प्रभाव का सबसे बड़ा अंतर है। अब आते हैं असली सवाल पर, ये अदालतें हम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा असल में करती कैसे हैं? इनके पास कुछ बहुत ही शक्तिशाली उपकरण हैं, जिसे हम न्याय की एक टूल किट भी कह सकते हैं। इस टूल किट का पहला और शायद सबसे जरूरी औजार है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस। इसका सीधा मतलब है शरीर को पेश करो। सोचिए, अगर किसी को बिना किसी वजह के गैर कानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया जाए तो ये रिट उस व्यक्ति को आज़ादी दिला सकती है। ये हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे बड़ी गारंटी है। अगला है परमादेश यानी मैंडेमस, जिसका मतलब है हम आदेश देते हैं। मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी है जो अपना कानूनी काम नहीं कर रहा है, तो अदालत इस रिट के जरिए उन्हें अपना काम करने का सीधा आदेश दे सकती है। ये पूरी तरह से सरकारी जवाबदेही तय करने के लिए है। फिर आती है निषेधाज्ञा और उत्प्रेषण। ये दोनों रेट्स असल में निचली अदालतों को उनकी हदों में रखने के लिए हैं। निषेधाज्ञा निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर के किसी मामले पर सुनवाई करने से रोकती है, जबकि उत्प्रेषण निचली अदालत के किसी गलत फैसले को रद्द कर सकती है। और आखिरी में है अधिकार परीक्षा, जिसका सवाल है किस अधिकार से। अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर गैर कानूनी तरीके से बैठ गया है, तो इस रिट का इस्तेमाल करके उसकी नियुक्ति को चैलेंज किया जा सकता है और उसे उस पद से हटाया जा सकता है। इन रिट्स के अलावा एक और जबरदस्त शक्तिशाली उपकरण है जनहित याचिका यानी PIL। इसने 1980 के दशक में भारत में न्याय तक पहुंचने के तरीके में जैसे क्रांति ही ला दी थी। इसके तहत कोई भी नागरिक या संस्था उन लोगों की तरफ से अदालत जा सकती है जो खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, जैसे कि कोई वंचित समुदाय या कोई बड़ा सामाजिक मुद्दा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने अंतिम पड़ाव की ओर, न्यायपालिका की शक्ति और ये कैसे सिस्टम में संतुलन बनाती है और खुद में सुधार करती है।
न्यायपालिका की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अदालतों के पास ये अधिकार है कि वो संसद के बनाए कानूनों और सरकार के फैसलों को संविधान की कसौटी पर परखें। अगर कोई कानून या फैसला संविधान के खिलाफ जाता है तो उसे रद्द किया जा सकता है। ये सरकार की दूसरी शाखाओं पर एक बहुत ज़रूरी चेक इन बैलेंस है। लेकिन सिर्फ शक्ति ही नहीं है, बड़ी चुनौतियां भी हैं। और भारतीय न्यायपालिका के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती है पेंडिंग केसेस का पहाड़। करोड़ों मामले लंबित हैं और इसकी वजह से न्याय मिलने में बहुत ज्यादा देरी हो सकती है, जो अपने आप में एक गंभीर समस्या है। अच्छी खबर ये है कि इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। ई-कोर्ट सिस्टम से चीज़ों को डिजिटल बनाया जा रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स खास तरह के मामलों को तेज़ी से निपटा रहे हैं और लोक अदालतें लोगों को कोर्ट के बाहर ही अपने विवाद सुलझाने में मदद कर रही हैं। और हाँ, जजों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। ये सारी बातें, सारी शक्तियां, सारी चुनौतियां इस एक विचार पर आकर टिकती हैं कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका ही लोकतंत्र की आत्मा है और यही वो नींव है जिस पर हमारी पूरी व्यवस्था बनी हुई है। तो ये विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। न्याय में देरी एक हकीकत है और एक बहुत बड़ी चुनौती भी। इसे और बेहतर तरीके से और प्रभावी ढंग से कैसे हल किया जा सकता है, इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।